रामपुर गांव पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ एक छोटा और शांत गांव था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और नदी की मध्यम कलकल ध्वनि वातावरण को सुरम्य बना देती थी। इसी गांव में कृष्णा नाम का एक होनहार लेकिन निर्धन लड़का अपनी मां के साथ रहता था। कृष्णा का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। जब वह महज 7 साल का था, तभी उसके पिता का किसी गंभीर बीमारी के चलते देहांत हो गया था। पिता के जाने के बाद मानो उनकी छोटी सी दुनिया बिखर गई थी। कृष्णा की मां, जो पहले ही सीमित साधनों में घर चला रही थी, अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठाने को मजबूर हो गई। वह दिन रात मेहनत करती, दूसरों के खेतों में काम करती और जैसे तैसे दोनों समय के भोजन का जुगाड़ करती। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कृष्णा का भविष्य। कृष्णा एक चंचल और तेज दिमाग वाला लड़का था। उसे आसमान में उड़ते पंछियों को देखना, नदी के किनारे खेलना और तारों भरी रातों में सपने बुनना बेहद पसंद था। पर उसके सपने अक्सर भूख और गरीबी की कठोर सच्चाई से टकरा जाते। पढ़ाई का उसका सपना अधूरा रह गया क्योंकि मां की आय इतनी नहीं थी कि वह उसे स्कूल भेज सके। कृष्णा ने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी मां की मदद के लिए मजदूरी करना शुरू कर दिया। वह खेतों में काम करता, मवेशियों को चराता और कभी-कभी गांव के बाजार में सामान ढोने का काम भी करता। मेहनत उसकी आदत बन चुकी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, अपने और अपनी मां के लिए एक बेहतर जीवन बनाने की चाह। मां अक्सर उसे समझाती, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, कभी हार मत मानना। मेहनत करने वालों का समय जरूर बदलता है। उनकी ये बात कृष्णा के दिल में बस गई थी। सुबह की हल्की धूप ने रामपुर गांव के छोटे से घर को अपने आगोश में ले लिया था। कृष्णा की मां चूल्हे के पास बैठी चिंतित नजरों से खाली पड़े राशन के डिब्बों को देख रही थी। घर में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उनके मन में भविष्य की चिंताओं का कोलाहल गूंज रहा था। जैसे ही कृष्णा ने अपना पुराना झोला कंधे पर डाला और बाहर जाने को तैयार हुआ, मां ने धीमी आवाज में उसे बुलाया। सुनो बेटा, मां ने उसे पास बिठाया। आज घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। शाम को जब काम से लौटो तो चावल और सब्जी लेते आना। अगर थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएं, तो कुछ और भी ले आना ताकि कुछ दिनों का गुजारा हो सके। कृष्णा ने मां की थकी हुई आंखों की ओर देखा। उसने महसूस किया कि मां की चिंता उसके सिर के बोझ से भी भारी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मां, मैं ले आऊंगा, लेकिन आप तो जानती हैं, अपने गांव में काम मिलना कितना मुश्किल है। यहाँ मजदूरी भी इतनी कम मिलती है कि कभी कभी तो दिन भर की मेहनत से पेट भरने लायक भी पैसे नहीं जुटते। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, पर काम तो करना ही पड़ेगा, वरना खाएंगे क्या। तुम्हें जो भी काम मिले वो काम कर लिया करो। किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कृष्णा ने मां की आंखों में उम्मीद और दर्द का संगम देखा। वह जानता था कि उसकी मां हर दिन अपनी थकान और भूख को नजरअंदाज करके केवल उसके लिए जी रही थी। उसने आत्मविश्वास से कहा, हाँ मां, जो भी काम मिलेगा मैं करूंगा, आप चिंता मत करें। मां ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। जाओ जल्दी काम ढूंढ लो। सूरज सिर पर चढ़ आया था और गर्मी अपने चरम पर थी। पसीने से तरबतर कृष्णा गांव की धूल भरी पगडंडियों पर धीमे कदमों से चल रहा था। उसका झोला कंधे पर टंगा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और मन में चिंता थी। वह बार बार खुद से बुदबुदा रहा था, हे भगवान, आज तो कोई काम दिला देना। रोज रोज काम ढूंढना अब बहुत मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? बस आज किसी तरह कुछ पैसे कमा लूं ताकि मां के लिए राशन ला सकूं। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह सिदार के घर पहुंच गया। सिदार, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, मजदूरों से रोजाना खेतों और गोदामों का काम करवाता था।
कृष्णा ने कांपते हुए दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। मालिक, उसने झिझकते हुए कहा, आज आपके पास मेरे लिए कोई काम है क्या? सिद्धार्थ अपने आंगन में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, अरे कृष्णा, तुम आज इतनी देर से क्यों आए? यहाँ काम पड़ा है और मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ये देखो, ये बोरे रखे हैं, इन्हें तुरंत उठाकर गोदाम में डालो। और सुन लो, अगर अब तुमने थोड़ी भी देरी की तो मैं किसी और मजदूर को बुला लूंगा। कृष्णा ने शर्म से सिर झुका लिया। वह जानता था कि सिद्धार्थ का गुस्सा काम के वक्त देर होने की वजह से था, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। उसने धीरे से कहा, मालिक, ऐसा मत कहिए। कल आपने मुझे कोई काम नहीं दिया था, इसलिए आज थोड़ी देर हो गई। मैं सुबह से ही कई जगह काम के लिए गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। यही सोचते सोचते देर हो गई। आप मुझसे नाराज मत होइए, मैं अभी से काम शुरू करता हूँ। कल से मैं पक्का समय पर आ जाऊंगा। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर के लिए उसे घूरा, फिर गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगली बार देर मत करना। चलो अब काम शुरू करो। सूरज अपनी तपिश से आसमान को झुलसा रहा था और कृष्णा का शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान की बजाय संतोष था, क्योंकि उसे आज का काम मिल गया था। सिद्धार्थ की बात सुनते ही कृष्णा ने विनम्रता से कहा, मालिक, आप यह काम किसी और को मत देना। आपसे मिलने वाले पैसों से मेरे घर के बहुत सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। सिद्धार्थ ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ठीक है, अगर ऐसा है तो अभी के लिए तो तुम ये बोरे उठाकर गोदाम में रख दो। थोड़ी देर में एक और गाड़ी आएगी, उसे भी खाली करना होगा। तब दोनों गाड़ियों का हिसाब करके तुम्हारी मजदूरी एक साथ दे दूंगा। कृष्णा ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई और बिना समय गंवाए काम पर लग गया। गर्म हवा के थपेड़ों और तेज धूप के बावजूद वह बैलगाड़ी से एक एक बोरी उठाकर गोदाम में ले जा रहा था। हर बोरी भारी थी, लेकिन उसके इरादे उससे कहीं ज्यादा मजबूत। वह सोच रहा था, आज मेहनत से मिले इन पैसों से माँ के लिए राशन और थोड़ी सब्जी जरूर ले जाऊंगा। कुछ ही देर में उसने सारी बोरियां गोदाम में रख दी। थकावट के बावजूद उसने राहत की सांस ली और मालिक के पास जाकर कहा, मालिक, मैंने सारी बोरियां अंदर रख दी हैं। अब बताइए आगे क्या करना है? सिद्धार्थ ने उसे संतोष भरी नजरों से देखा और कहा, अभी तो एक और गाड़ी आने वाली है, लेकिन जब तक वह गाड़ी आती है तुम जाकर खाना खा लो। दोनों गाड़ियों की मजदूरी मैं एक साथ दूंगा। कृष्णा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है मालिक, मैं खाना खाकर थोड़ी ही देर में लौट आता हूँ, लेकिन आप यह काम किसी और को मत देना। मुझे इस मजदूरी की बहुत जरूरत है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, ठीक है कृष्णा, मैं यह काम तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, गाड़ी आने में देर नहीं है। जल्दी लौट आना। जी मालिक, मैं तुरंत आता हूँ। कृष्णा सिद्धार्थ के घर से निकलते ही तेज कदमों से पास के बाजार की ओर बढ़ा। धूप तेज थी और भूख अब उसे बेचैन करने लगी थी। उसने सोचा कि पासी के ठेले पर जाकर कुछ खा लेता हूँ। जैसे ही वह ठेले के पास पहुंचा, पासी का भाई रामू उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे कृष्णा, आज कैसे? तुम तो घर से खाना लेकर आते हो। कृष्णा ने झिझकते हुए कहा, रामू भाई, आज सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ा। माँ ने खाना बनाया ही नहीं था। मैंने सोचा देर हो जाएगी तो मैं कुछ खा लूंगा। तुम मुझे एक पराठा दे दो। रामू ने उसे ध्यान से देखा और कहा, कृष्णा, केवल एक पराठे से क्या तुम्हारी भूख मिटेगी? और पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें जितना चाहिए उतना खा लो। कृष्णा ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं रामू भाई, मुझे बस एक पराठा और एक चाय दे दो, मैं शाम को पैसे चुका दूंगा। रामू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन याद रखना, अगर और चाहिए हो तो बेझिझक बोल देना। कृष्णा ने सिर हिलाते हुए कहा,
शुक्रिया रामू भाई, बस यही ठीक है। जब रामू पराठा और चाय लाने के लिए मुड़ा तभी उसने अचानक कहा, अरे हाँ कृष्णा, तुम्हें एक बात बतानी थी। हमारे गांव के मणिराम जी हैं, न उनके कुएं में बाल्टी गिर गई है। वे उसे निकालने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में ऐसा कोई हो जो कुएं में उतर सके तो मुझे बता देना। कृष्णा की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, अरे रामू भाई, मैं ही चला जाऊंगा, कुएं में उतरकर बाल्टी निकाल लूंगा। लेकिन ये बताओ, वो मुझे इस काम के कितने पैसे देंगे? रामू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, देखो, इससे पहले भी उनके यहाँ ऐसा हुआ था तो उन्होंने उस काम के 50 रुपए दिए थे। इस बार भी वे तुम्हें इतने ही पैसे देंगे। कृष्णा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, वाह रामू भाई, इतने पैसे तो इस छोटे से काम के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं यह काम कर लूंगा, लेकिन तुम यह बात किसी और से मत कहना। मैं ही यह काम करूंगा। रामू ने हंसते हुए कहा, ठीक है कृष्णा, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। अब तुम जल्दी से खा लो। कृष्णा ने पराठा खाया, चाय पी और रामू से कहा, शाम तक पैसे दे दूंगा। शुक्रिया रामू भाई। फिर वह अपने झोले को कंधे पर टांगते हुए सिदार के घर लौटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए वह सोच रहा था कि मणिराम जी का यह काम करके वह अतिरिक्त पैसे कमा लेगा। इससे न केवल घर के राशन का इंतजाम होगा, बल्कि माँ के लिए कुछ खास भी लाने का मौका मिलेगा। उसकी आंखों में फिर से उम्मीदें चमक उठीं। सिदार के गोदाम के बाहर हलचल मची हुई थी। 2 बैलगाड़ियां सामान से लदी हुई खड़ी थी और मजदूरों की आवाजाही के बीच कृष्णा तेजी से गोदाम की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, सिदार ने उसे देखते ही नाराजगी भरे स्वर में टोका, अरे कृष्णा, तुम हमेशा लेट क्यों आते हो? यहाँ मैं एक गाड़ी का इंतजार कर रहा था और अब देखो 2-2 गाड़ियां आ गई हैं। तुम्हारे इस रवैये की वजह से मुझे शायद दूसरे मजदूर को बुलाना पड़ेगा। कृष्णा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मालिक ऐसा मत कहिए, मैं अकेला ही दोनों गाड़ियों का सामान उतार दूंगा। किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। सिदार ने उसे कड़ी नजरों से देखा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करना। देर हुई तो मैं दूसरा मजदूर बुला लूंगा। कृष्णा ने बिना कुछ और कहे काम शुरू कर दिया। पहली बैलगाड़ी के बोरे उतारते समय उसने अपनी ऊर्जा पूरी तरह काम में झोंक दी थी। बोरे भारी थे, लेकिन उसके भीतर का संकल्प उससे कहीं ज्यादा मजबूत। हर बार जब वह बोरा उठाकर गोदाम तक पहुंचाता, उसकी सांसें तेज हो जाती और पीठ और गर्दन में दर्द की लहर दौड़ जाती। पहली गाड़ी खत्म करते ही उसने दूसरी गाड़ी की ओर रुख किया। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे ताकत देना। मैं यह सब सिर्फ अपने और अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। अगर आज यह काम पूरा कर लिया तो घर के लिए अच्छा खासा राशन ले जा सकूंगा। फिर जब काम न मिले तो हमें भूखा न रहना पड़े। गर्दन और कंधे दर्द से चीख रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत कमजोर नहीं पड़ी। धीरे धीरे एक एक बोरा उठाते हुए उसने दूसरी बैलगाड़ी का सारा सामान भी गोदाम में रख दिया। जब आखिरी बोरा उसने रखा तो वह कुछ देर वहीं खड़ा होकर सांसें लेने लगा। उसकी शारीरिक थकावट चरम पर थी, लेकिन मन में संतोष था। कृष्णा ने सिदार के पास जाकर कहा, मालिक, मैंने दोनों गाड़ियों का सामान भी उतार दिया है। अब बताइए और क्या करना है? सिदार ने उसकी मेहनत को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, कृष्णा, सुबह तुमने एक गाड़ी का सामान उतारा था और अब 2 गाड़ियों का। कुल मिलाकर तुमने आज 3 गाड़ियों का काम किया है। मैं तुम्हें तीनों का पूरा मेहनताना दूंगा। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। कृष्णा ने सिदार को हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह पैसा मेरे और मेरी माँ के लिए बहुत मायने रखता है। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। सिदार ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन कल समय पर आना।
कृष्णा वहां से निकलते वक्त अपने झोले को कंधे पर टांगे हुए मन ही मन खुश था। थकान से लड़ते हुए उसने सोचा, आज की मेहनत सफल हुई। अब मैं घर का पूरा राशन खरीद कर ले जाऊंगा। माँ को यह देखकर कितनी खुशी होगी। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए कृष्णा का सिर ऊंचा था। उसके कदम थके जरूर थे, लेकिन उनमें एक नई ऊर्जा थी। शाम ढलने लगी थी। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें कृष्णा के थके लेकिन संतोष भरे चेहरे पर पड़ रही थी। वह धीरे धीरे कदमों से रामू के ठेले की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने अपने झोले से कुछ सिक्के निकाले और रामू की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो रामू भाई, ये सुबह के एक पराठे और चाय के पैसे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रामू ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और कहा, अरे कृष्णा, इसका क्या? लेकिन सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मणिराम जी आए थे। उन्होंने कहा कि वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम उनके घर कल चले जाओगे ना? कृष्णा ने उत्साह भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ रामू भाई, क्यों नहीं। कुएं से बाल्टी निकालने के 50 रुपए मिल रहे हैं। मैं यह काम किसी हाल में हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही उनके घर चला जाऊंगा। रामू ने संतोष भरे स्वर में कहा, ठीक है कृष्णा, मुझे पता था कि तुम इस मौके को नहीं छोड़ोगे। कृष्णा ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो रामू भाई, अब मैं चलता हूँ। मुझे बाजार से राशन भी लेकर घर जाना है। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, संभल कर जाना और कुछ जरूरत पड़े तो बताना। कृष्णा वहां से बाजार की ओर निकल पड़ा। उसने अपनी मेहनत की कमाई से माँ के लिए आटा, दाल, चावल और सब्जी खरीदी। हर सामान खरीदते वक्त उसकी आंखों में अपनी माँ की खुशी का ख्याल झिलमिला रहा था। भारी थैला लेकर घर लौटते वक्त भी वह थकान महसूस नहीं कर रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ आंगन में बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कृष्णा को राशन का भारी थैला उठाए हुए देखा, उनकी आंखें हैरानी से चमक उठीं। वह आश्चर्य से बोली, अरे वाह बेटा, आज तो इतना सारा राशन ले आया है। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? कृष्णा ने थैला नीचे रखते हुए मुस्कुराकर कहा, माँ, आज जमींदार साहब के गोदाम पर 3 बैलगाड़ियां आई थी। मैंने तीनों गाड़ियों का सामान अकेले ही उतारा। मालिक ने मेरी मेहनत के 150 रुपए दिए। बस इसलिए मैं यह सारा राशन लेकर आ गया। अब कुछ दिनों तक हमें राशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माँ ने भावुक होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। भगवान करे तुझे ऐसे ही काम मिलता रहे। तेरी मेहनत ने हमारी जिंदगी को संभाल रखा है। कृष्णा ने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ, मेहनत ही हमारा सहारा है। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मैं आपके लिए हर मुश्किल को पार करूंगा। उसकी माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। उस रात कृष्णा और उसकी माँ ने मिलकर घर के चूल्हे पर ताज़ा भोजन बनाया। पहली बार उनके घर में इतना सुकून और खुशी थी। भोजन करते हुए कृष्णा सोच रहा था कि आज की मेहनत ने न सिर्फ उसका पेट भरा, बल्कि उसके और उसकी माँ के सपनों को एक और उम्मीद दे दी। सुबह के हल्के उजाले के बीच कृष्णा ने जल्दी से तैयार होकर मणिराम जी के घर का रुख किया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि काम को जल्द से जल्द निपटाकर जमींदार के यहाँ समय पर पहुँचेगा। मणिराम जी के घर पहुँचते ही उन्होंने उसे कुएं के पास ले जाकर समझाया, देखो बेटा, इस कुएं में बाल्टी गिर गई है। इसे निकालने में थोड़ी सावधानी बरतना। काम खत्म हो जाए तो अपनी मजदूरी ले लेना। कृष्णा ने जल्दी से काम शुरू कर दिया। रस्सी कसते हुए वह कुएं में उतरा और कुछ ही मिनटों में बाल्टी निकालकर बाहर आ गया। मणिराम जी उसकी फुर्ती और मेहनत देखकर खुश हो गए और 50 रुपए उसकी हथेली पर रखते हुए बोले, तुम बहुत मेहनती हो, ऐसे ही काम करते रहो। भगवान तुम्हारे काम में बरकत देगा। कृष्णा ने विनम्रता से उन्हें धन्यवाद दिया और वहां से तेजी से निकल पड़ा। उसका मन उत्साह और उम्मीदों से भरा था।
वह सोच रहा था कि जमींदार के गोदाम में समय पर पहुंचकर सारा काम कर लेगा। लेकिन जैसे ही वह जमींदार के गोदाम पहुंचा, वहां का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। गोदाम के बाहर एक और मजदूर गाड़ियों से बोरे उतार रहा था। यह देख कृष्णा सीधा जमींदार के पास गया और दुखी स्वर में बोला, मालिक यह क्या? आपने मेरे बदले किसी और को काम पर क्यों रख लिया? मैंने तो आपसे कहा था कि मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आपने मुझे एक मौका भी नहीं दिया। जमींदार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो कृष्णा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम आज भी देर से आए। मेरी गाड़ियां सामान से लदी खड़ी थी और मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे मजबूरन किसी और को बुलाना पड़ा। मेरे पास समय नहीं था कि यह सोचता कि तुम आओगे या नहीं। मैं अपना काम रुका नहीं रख सकता। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे बोरियों की गिनती करनी है। जमींदार की इस बेरुखी और बातों ने कृष्णा के दिल को गहरा आघात पहुंचाया। उसका चेहरा मायूस हो गया, लेकिन उसने अपनी भावना को दबाया और सिर झुकाए हुए वहां से चुपचाप चल दिया। रास्ते में उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने कितनी मेहनत की और आज सिर्फ थोड़ी सी देर के कारण मेरा काम छिन गया। शायद यही दुनिया का नियम है, जो समय पर न हो वह पीछे रह जाता है। लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। माँ के लिए, अपने लिए मुझे और मेहनत करनी होगी। कृष्णा की आंखों में एक गहरी उदासी थी जब वह रामू के ठेले के पास पहुंचा। ठेले पर खड़े रामू ने कृष्णा को देखा। उसकी चाल धीमी और चेहरे पर गहरी निराशा की लकीरें थी। रामू ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ कृष्णा? आज तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? कोई परेशानी है क्या? कृष्णा ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, क्या बताऊं रामू भाई, आज सुबह तो मैं मणिराम जी के यहाँ जल्दी ही चला गया था। कुएं से बाल्टी निकालने में थोड़ा सा समय लग गया और जब मैं वापस गोदाम आया तो देखा कि जमींदार साहब ने बोरियां उठवाने के लिए किसी और को बुला लिया है। रामू ने हैरानी से पूछा, क्या? पर तुम तो कह रहे थे कि तुम सारा काम कर लोगे। कृष्णा ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ, पर जब मैं वहां पहुंचा तो जमींदार साहब ने कहा कि तुम बहुत देर से आए हो, इसलिए उन्हें किसी और से काम करवाना पड़ा और अब मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। यही काम था जिससे घर चलता था। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। रामू चुपचाप उसे सुनता रहा, फिर धीरे से कहा, कृष्णा, यह तो सच है कि हमारा गांव बहुत छोटा है। यहाँ कोई काम नहीं मिलता। खुदा जाने कब तक इस तरह से हम दोनों मेहनत करते रहेंगे। हम अगर खुद भूखे रहें तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा परिवार भूखा न रहे। कृष्णा की आंखों में एक दर्द था। उसने कहा, रामू, यही तो बात है। मैं अगर थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो शायद शहर जाकर किसी नौकरी की तलाश कर सकता, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इस छोटे से गांव में सिर्फ यही काम मिलते हैं और अब वह भी मुझसे चला गया। फिर क्या करूं मैं? रामू ने उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए कहा, समझ सकता हूँ कृष्णा, तुम पर क्या बीत रही होगी, यह मैं भली भांति समझता हूँ। अचानक कुछ याद करते हुए रामू ने बड़े उत्साह से कहा, कृष्णा, तुम हमेशा सोचते रहते हो कि काम कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम एक काम करो। रामू ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हें सच में काम करना है तो तुम पास के रतनगढ़ गांव में जाओ। वहां के सरपंच जी बहुत दयालु इंसान हैं। उनके पास हमेशा बहुत काम रहता है और उनकी जमीनें भी बहुत सारी हैं। वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम दे देंगे। वहां तुम्हें रोज रोज काम ढूंढने की मुश्किल नहीं होगी। कृष्णा की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। उसने रामू की बातों को ध्यान से सुना और फिर उलझन भरे स्वर में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो रामू भाई? वो सरपंच जी सच में मुझे काम देंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कृष्णा, मैं पूरी तरह से सच कह रहा हूँ। सरपंच जी बहुत दयालु हैं और अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो तो वह तुम्हें कभी ना कभी काम जरूर देंगे।
लेकिन एक बात याद रखना, काम करो तो पूरी निष्ठा और लगन से करना। ईमानदारी से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता। कृष्णा ने सिर झुकाया और फिर पूरी गंभीरता से कहा, रामू भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सच्चाई और मेहनत से काम करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेहनत करने से ही मुझे अपने रास्ते मिलेंगे। तुमने जो सलाह दी उसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। रामू की बातों ने कृष्णा को नई दिशा और साहस दिया। उसने फिर से एक बार सिर झुकाकर कहा, अब मैं चलता हूँ। मुझे जाकर माँ को इस बारे में बताना है, वह सुनकर खुश होंगी। कृष्णा ने रामू को एक आभार भरी नजर से देखा और फिर वहां से निकल पड़ा। उसके कदम अब हल्के थे, उसकी धड़कन में एक नई उम्मीद की लहर थी। रतनगढ़ गांव का रास्ता अब उसे एक नए जीवन का रास्ता नजर आ रहा था। घर की ओर बढ़ते हुए कृष्णा के मन में कई विचार उमड़ रहे थे। क्या माँ को यह बात बताने पर वह खुश होंगी? क्या वह मुझे रतनगढ़ भेजने की अनुमति देंगी? मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। जब कृष्णा घर पहुंचा तो उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त थी। कृष्णा ने कदमों की आवाज से माँ का ध्यान आकर्षित किया और माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी आ गए? कृष्णा ने पास जाकर कहा, माँ, आज मुझे एक अच्छी खबर मिली है। रामू भाई ने मुझे बताया है कि हमारे गांव के पास वाले रतनगढ़ गांव के सरपंच जी बहुत दयालु हैं। उनके पास काम की कोई कमी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि वह मुझे काम देंगे। मुझे वहां जाना है ताकि हम दोनों को बेहतर जिंदगी मिल सके। माँ ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम वहां जाओ। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर एक बात याद रखना, हर हफ्ते तुम मुझसे मिलने जरूर आना और मुझे कुछ पैसे दे जाना। तुम जो राशन ले आए थे वह मैं अकेले ही खाऊंगी। एक हफ्ता और तुम वहां काम पर लगे रहोगे तो अगले हफ्ते पैसे लेकर वापस आ जाना। कृष्णा ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में अडिग संकल्प की झलक थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें पैसे दे जाऊंगा। और हाँ, जब मेरा काम वहाँ पूरी तरह से जम जाएगा तो मैं सरपंच साहब से बात कर लूंगा और तुम्हें भी मेरे पास लाकर वहीं मेरे साथ रहने के लिए ले आऊंगा। माँ की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन साथ ही उनमें चिंता भी थी। वह जानती थी कि कृष्णा के लिए यह कदम बड़ा था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा था। माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना, मेहनत करना, खुद को समर्पित रखना और जहाँ भी जाओ वहाँ की जिंदगी को अपना समझकर चलना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। कृष्णा ने सिर झुकाकर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, माँ, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं हर दिन मेहनत करूँगा ताकि आप भी खुश रहें और हमारा जीवन बेहतर हो सके। कृष्णा ने अपना सामान समेटा और रतनगढ़ गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक अदृश्य उम्मीद उसे उस दिशा में खींचे जा रही थी। उसकी आंखों में यह विश्वास था कि यह यात्रा उसकी और उसकी माँ की तकदीर बदलने वाली है। रास्ते भर उसके दिल में अजीब सी हलचल थी, कभी खुशी की तो कभी डर की। परंतु एक बात तय थी, वह हर हाल में अपनी माँ के लिए अच्छा काम करना चाहता था। शाम के समय वह रतनगढ़ गांव पहुंचा। गांव की गलियों में चलते हुए उसे थोड़ा भटकाव महसूस हुआ। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कृष्णा ने तब एक व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या आप बता सकते हो कि सरपंच जी का घर कहाँ है? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हाँ देखो, यहाँ से सीधा आगे बढ़ो, तुम्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देगा, वही सरपंच जी का घर है। कृष्णा ने उस दिशा में कदम बढ़ाए और जल्द ही उसे वह बड़ा सा घर दिखाई दिया जिसकी ओर वह बढ़ रहा था। कृष्णा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और सरपंच जी ने खुद दरवाजा खोला। कृष्णा ने अपनी स्थिति और अपनी कहानी पूरी ईमानदारी से सरपंच जी को बताई।
सरपंच जी, मुझे काम की तलाश है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कोई काम देंगे। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है। सरपंच जी ने कृष्णा की बातें सुनी और उनकी आंखों में दया और विश्वास का आभास था। वह मुस्कुराते हुए बोले, कृष्णा बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बहुत ही सच्ची नीयत से मेरे पास आए हो और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम कल से ही महेश के साथ खेतों में काम पर लग जाओ। महेश एक अच्छा इंसान है, वह तुम्हें सिखाएगा कि खेतों का काम कैसे करना है। सरपंच जी थोड़ी देर रुके और फिर बोले, तुम बहुत दूर से आए हो और रास्ते की थकान भी होगी। आज तुम पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। खाना खाकर आराम से सो जाना ताकि कल तुम्हें अच्छी ऊर्जा मिले। कृष्णा की आंखों में आशा की एक नई किरण जल उठी। उसकी सारी चिंता जैसे एक झटके में दूर हो गई हो। सरपंच जी का बातों का अंदाज इतना दिलासा देने वाला था कि कृष्णा को अब यकीन हो गया कि उसकी मेहनत को अब सही दिशा मिल जाएगी। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद सरपंच जी, आप जैसे अच्छे आदमी की मदद से ही मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं कल से पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। सरपंच जी मुस्कुराए और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। काम करो, मेहनत करो और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा। अब तुम आराम करो, कल से हम शुरुआत करेंगे। कृष्णा ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर के अंदर जाकर बैठ गया। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों में अपनी रोशनी बिखेर रही थी। कृष्णा ने अपनी आंखें खोली। महेश के साथ काम पर जाने का समय आ गया था। वह जल्दी से उठकर नहाया, थोड़ा खाया और फिर महेश के पास गया। महेश एक अनुभवी किसान था जो उसे काम की बारीकियां सिखाने के लिए तैयार था। देखो कृष्णा, महेश ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अपने बैल को लेकर खेत की दूसरी तरफ का काम करो और मैं दूसरी तरफ काम करूंगा। काम का बंटवारा इससे अच्छा रहेगा। कृष्णा ने सिर झुकाकर हामी भरी और अपनी हल्की सी उम्मीद और बहुत सारे उत्साह के साथ अपने बैल को लेकर खेत में निकल गया। कृष्णा ने पहले दिन से ही अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। सूरज की तपती हुई गर्मी के बावजूद वह अपने बैल के साथ खेतों में जोतता, जमीन को सहेजता और ध्यान से काम करता। शाम होते होते जब सूरज की तेज रोशनी धीरे धीरे ढलने लगी, कृष्णा ने अपने काम को पूरा किया। वह गहरी थकान के बावजूद नहा धोकर अपने बैल के साथ सरपंच जी के पास लौट आया। उसकी आंखों में एक संतोष था, क्योंकि उसने दिन भर की मेहनत पूरी ईमानदारी से की थी। इसी तरह से एक हफ्ता जैसे पल भर में निकल गया। सरपंच जी ने एक दिन उसे बुलाया और उसकी पूरी मेहनत को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह लो कृष्णा, तुम्हारी इस हफ्ते की कमाई। तुमने बहुत मेहनत की है और मुझे यकीन है कि तुम इसी तरह काम करते रहोगे। अब तुम अपनी माँ से मिलने चले जाओ, लेकिन 2 ही दिन में वापस आ जाना क्योंकि खेतों में बहुत काम बाकी है। कृष्णा की आंखों में एक खुशी की झलक थी। वह सिर झुकाकर सरपंच जी का धन्यवाद करता हुआ बोला, जी मालिक, मैं 2 ही दिन में माँ से मिलकर वापस आ जाऊंगा। वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही समय में जब कृष्णा अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने देखा कि वह पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में उस मेहनत का प्रतिबिंब था जो वह खेतों में करता था। आ गया बेटा तू, और बता वहाँ तेरा काम कैसा चल रहा है? माँ ने नजरों में सच्ची चिंता और प्यार से पूछा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, वहाँ के सरपंच जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे काम पर लगा लिया और खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी। लेकिन माँ, मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, क्योंकि वहाँ खेतों में अभी बहुत सारा काम बाकी है। माँ ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम खूब मेहनत करो, एक दिन हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। फिर कृष्णा माँ से विदा लेकर रतनगढ़ लौट आया। गांव के सरपंच जी का घर बड़ा और संपन्न था और उनके खेत भी विशाल थे।
उनके यहाँ कई नौकर थे, लेकिन महेश सबसे पुराना और आलसी नौकर था। महेश का तो जैसे काम से कोई लेना देना ही नहीं था। वह हमेशा ऐसे बहाने ढूंढता कि काम से कैसे बचा जाए। लेकिन जब कृष्णा को खेतों में काम करने के लिए रखा गया तो महेश को अपने आलस्य का नया सहारा मिल गया। महेश ने मन ही मन सोचा, यह कृष्णा तो बहुत मेहनती है, अब सारा काम ये करेगा और मुझे तो आराम ही आराम मिलेगा। इसी सोच के साथ वह खेतों में जाकर छाया में आराम से सो जाता और कृष्णा सारा दिन धूप में पसीना बहाता। शाम को महेश एक नई चाल चलता। वह खुद पर मिट्टी मलकर सरपंच जी के घर जाता ताकि लगे कि उसने खूब मेहनत की है। दूसरी तरफ कृष्णा खेत से लौटकर नहाने धोने के बाद सीधा सरपंच जी के पास जाता, लेकिन अपनी सादगी और शांत स्वभाव के कारण वह कुछ भी नहीं कहता। सरपंच जी को लगता कि सारा काम महेश ही कर रहा है। सरपंच जी महेश को देखकर खुश होते और अपने रसोइये से कहते, महेश बहुत मेहनती है, वह सारा दिन खेतों में खून पसीना बहाता है, उसका खाना भरपूर होना चाहिए। रसोइया महेश को पेट भर खाना देता, लेकिन कृष्णा के हिस्से में बस थोड़ा सा ही आता। भूखे पेट भी कृष्णा बिना कोई शिकायत किए सो जाता। महेश जो पूरा दिन आराम करता था, खाना खाकर आराम से खर्राटे लेता। एक दिन रात के वक्त जब कृष्णा थककर सोने की तैयारी कर रहा था, महेश ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, सुन, खेतों में जो भी होता है उसकी खबर सरपंच जी तक मत पहुंचाना। अगर तूने कुछ कहा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कृष्णा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना सच कभी छिपता नहीं है। महेश उसकी बात पर हंसते हुए बोला, चल अब ज्यादा ज्ञान मत दे, सो जा। कृष्णा अपनी थकान के कारण तुरंत सो गया, लेकिन महेश को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि अगर सच सामने आया तो उसकी पोल खुल जाएगी, लेकिन अपनी चालाकी पर भरोसा रखते हुए उसने खुद को तसल्ली दी कि सरपंच जी कभी कुछ नहीं समझेंगे। महेश के इस आलसीपन और छलकपट के खेल ने कृष्णा के जीवन को कठिन बना दिया था। एक सुबह महेश ने अलसाई आवाज में सरपंच जी से कहा, मालिक, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। सरपंच जी चौंक गए। क्यों महेश, क्या हुआ? महेश ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मालिक, रात भर मच्छरों ने सोने नहीं दिया। अब मुझे इतनी तेज नींद आ रही है कि अगर मैं खेत में गया तो बीमार पड़ जाऊंगा। कल भी तो मैंने दिन भर कड़ी धूप में काम किया था। सरपंच जी महेश की चालबाजियों से अनजान उसकी बातों में आ गए। ठीक है, तुम खेत पर मत जाना, आज घर पर आराम करो। यह महेश के लिए सोने पर सुहागा था। अब वह हर दिन खेत पर जाने का नाटक करता और जाकर किसी पेड़ की छांव में या घाट के पास आराम से सो जाता। वहीं कृष्णा खेतों में पसीना बहाता जमीन को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाता। सरपंच जी की पत्नी, जो घर और नौकरों के काम काज पर नजर रखती थी, धीरे धीरे महेश की हरकतों को समझने लगी। एक दिन रात को उन्होंने सरपंच जी से कहा, सुनिए जी, मुझे लगता है कि आपको एक बार अपने खेतों में जाकर देखना चाहिए। पता लगाइए कि महेश और कृष्णा क्या काम कर रहे हैं और खेतों में कितना काम हुआ है। सरपंच जी को पहले तो बात गंभीर नहीं लगी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, भाग्यवान सही कह रही है, कल मैं खुद खेत पर जाकर देखूंगा। अगली सुबह सरपंच जी बिना किसी को बताए चुपचाप खेतों की ओर निकल पड़े। जब वह खेत के पास पहुंचे तो उन्होंने दूर से देखा कि कृष्णा तपती धूप में पूरी लगन के साथ काम कर रहा है। वह इस तरह मेहनत कर रहा था जैसे खेत उसके अपने हों। सरपंच जी को उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने महेश को देखने की सोची। वह पूरे खेत में उसे ढूंढते रहे, लेकिन महेश कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सरपंच जी को एक पेड़ की छांव में महेश नजर आया। वह सिर के नीचे हाथ रखे बड़े आराम से सो रहा था। यह दृश्य देखकर सरपंच जी का खून खौल उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, तो यह है महेश की मेहनत, जिसे मैं सबसे मेहनती समझता था, वह यहाँ सो रहा है।
और बेचारा कृष्णा जो अपना खून पसीना बहा रहा है वह मेरी आंखों के सामने छिपा रह गया। सरपंच जी ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में वहां से लौट आए। गांव की चुपचाप बहती हवा में आज एक अजीब सी हलचल थी। सरपंच जी अपने आंगन में बैठे हुए सोच में डूबे थे। उनके मन में पछतावे का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाग्यवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कृष्णा की मेहनत को कभी समझा ही नहीं। वह तो दूसरे गांव का है, मुझसे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, लेकिन दिन रात बिना शिकायत किए मेहनत करता रहा। और ये महेश, यह कामचोर, सुबह से खेत में सोने चला जाता है और यही हमारे सुख सुविधा का भोग करता है। अब यह और नहीं चलेगा। मैंने बहुत अन्याय किया है। उनकी पत्नी ने उनकी तरफ ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोली, सच कहूँ तो कृष्णा पर मुझे हमेशा भरोसा था। वह सच्चा और मेहनती लड़का है। आप उसे कोई और जिम्मेदारी दें और अगर हो सके तो एक घर भी, ताकि वह अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास ला सके। सोचिए उसकी माँ कितनी अकेली होगी। सरपंच जी ने सिर हिलाया और बोले, तुम सही कह रही हो। कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है और उसकी माँ सच में अब हमारे गांव में रह सकती है। शाम का समय हो चुका था। सूरज ढलने के साथ ही सरपंच जी ने महेश और कृष्णा को बुलाया। माहौल में गंभीरता थी। जैसे ही दोनों पहुंचे, सरपंच जी ने महेश को सख्त आवाज में कहा, महेश, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन सच यह है कि तुम सबसे बड़े कामचोर हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम खेत में जाकर आराम करते हो, जबकि कृष्णा पूरी ईमानदारी से काम करता है। महेश यह सुनकर कांप उठा। उसने झिझकते हुए कहा, सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करें। सरपंच जी ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। तुम आलसी, कामचोर और झूठे हो। आज ही अपना सामान बांधो और यहाँ से चले जाओ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनकर महेश के चेहरे पर डर और पछतावे के भाव थे। लेकिन तभी कृष्णा ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक, कृपया इसे माफ कर दीजिए। गलती तो इंसान से ही होती है। यह भी मेरी तरह गरीब है। इसे एक और मौका दें। कृष्णा की इस दयालुता से सरपंच जी का दिल पिघल गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, कृष्णा, तुम्हारी सोच वाकई बड़ी है। ठीक है, मैं इसे माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना महेश, यह आखिरी मौका है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इसके परिणाम बुरे होंगे। सरपंच जी ने आगे कहा, और हाँ कृष्णा, कल तुम अपने गांव जाओ और अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ यहीं रहो। तुम्हारे रहने के लिए एक कमरा तैयार करवाया जाएगा। तुम दोनों आराम से रह सकोगे। यह सुनकर कृष्णा की आंखों में खुशी और आभार के आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गांव के आसमान में अब एक नई रोशनी फैल रही थी। एक सच्चे मेहनतकश की ईमानदारी और दयालुता ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि सच्चाई और मेहनत का फल देर मिलता ही है। अगली कहानी। चांदपुर गांव में एक मेहनती किसान भोला अपनी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चों राजू और सुमन के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि दिन रात की पहचान खो बैठता था। अपनी ईमानदारी और लगन से वह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन खेतों में काम करते करते उसे समय का पता ही नहीं चला। सूरज ढलते ढलते दिन का वक्त खत्म हो गया और भोला को घर लौटने में देर हो गई। दूसरी तरफ गीता, जो अपने पति की चिंता करती थी, घर पर बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही भोला घर पहुंचा, गीता ने बिना कोई देर किए चिंता और प्यार से पूछा, अरे आ गए तुम? आज तो बहुत देर हो गई। कहाँ रह गए थे? भोला ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाग्यवान, आज खेत में इतना काम था कि वक्त का अंदाजा ही नहीं लग पाया। गीता गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं,
लेकिन रात होने से पहले घर आ जाया करो। खेत का रास्ता बहुत सुनसान और डरावना हो जाता है। तुमसे दूर होने का सोचकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो जाता है। भोला ने उसे शांत करते हुए कहा, हाँ हाँ भाग्यवान समझ गया, अब से रात में देर नहीं करूँगा। तुम चिंता मत करो। रात का समय था, बच्चे सो चुके थे। भोला ने गीता से कहा, क्या बच्चे सो गए? गीता हंसते हुए बोली, बच्चे तो खाना खाकर कब के सो गए, अब तुम खाना खा लो और जल्दी से हाथ मुंह धो आओ। बाद में मैं इन पैरों के छालों पर दवाई लगा दूंगी। गीता चुपचाप रसोई में गई और चूल्हे से भगोने में चावल निकालने लगी। जैसे ही उसने चावल का भगोना हाथ में लिया, उसकी नजरें चावल के कम होते ढेर पर पड़ी। उसने देखा कि भगोने में अब केवल एक इंसान के खाने भर के चावल ही बचे हैं। यह देखकर उसके मन में चिंता की लकीरें बन गई। अब क्या करूं मैं? तभी भोला हाथ पोंछता हुआ पास आकर बोला, क्या हुआ भाग्यवान, तुमने अभी तक खाना नहीं परोसा? गीता ने सोचा, अरे इसमें तो चावल कम हैं। अगर इन्हें पेट भर खाना नहीं मिला तो ये खेतों में मेहनत कैसे कर पाएंगे? मैं एक काम करती हूँ, इन्हें भर पेट खिला देती हूँ और मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। भोला मुस्कुराते हुए बोला, क्या सोचने लगी तुम? खाना खत्म हो गया क्या? गीता थोड़ी देर चुप रहकर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए बोली, अरे नहीं जी, मैंने तो शाम को ही खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए चावल निकाल दिए हैं। भोला थोड़ी देर सोचता रहा, फिर हंसते हुए बोला, मुझे पागल समझा है क्या तुमने? आओ मेरे साथ खाना खाओ। जितना भी है हम दोनों मिलकर खा लेंगे। गीता की आंखों में एक चमक सी आ गई और वह भोला की समझदारी पर मुस्कुरा दी। दोनों ने फिर साथ बैठकर बचा हुआ खाना खाया और एक दूसरे का साथ पाकर दिल से संतुष्टि महसूस करने लगे। दोनों के आपसी प्रेम और समझदारी ने इस छोटी सी रात को खास बना दिया। थोड़ी ही देर में दोनों गहरी नींद में सो गए। अगले दिन जब भोला अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके दोस्त राकेश ने अपने खेत से उसे देखा। भोला बड़ी तेजी से मेड़ बनाने में जुटा हुआ था और उसका ध्यान बार बार आसमान की तरफ जा रहा था। राकेश यह देखकर ठहाका लगाते हुए उसके पास आकर बोला, अरे भोला, ऐसा क्या देख लिया आसमान में जो तेरे काम में हिरण जैसी फुर्ती आ गई? भोला मुस्कुराते हुए लेकिन गंभीरता से बोला, राकेश, आसमान में कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात तेज बारिश हो सकती है। मौसम का कोई भरोसा नहीं और अगर मेड़ तैयार नहीं हुई तो खेत का पानी बह जाएगा। तुम भी जल्दी से अपने खेत की मेड़ बना लो। राकेश ने आसमान की तरफ देखा। नीला और साफ आकाश देखकर उसने कहा, अरे यार, कहाँ की बारिश, आसमान तो एकदम साफ है। तू चाहे तो बना ले अपनी मेड़ पर, मैं अब बहुत थक चुका हूँ, कल आकर बना लूंगा। भोला सिर हिलाता हुआ अपनी मेड़ बनाने में जुटा रहा। उसने राकेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राकेश मुस्कुराता हुआ अपने फैसले पर अडिग रहा और बिना मेड़ बनाए ही घर की ओर चल दिया। भोला ने एक गहरी सांस ली और सोचा, मौसम कभी भी करवट बदल सकता है, सतर्क रहना ही सही है। उसने अपनी मेड़ बनाना जारी रखा और खेत को पूरी तरह सुरक्षित कर लेने के बाद ही घर की ओर रुख किया। चलते चलते उसने देखा कि राकेश बिना किसी परवाह के आराम से अपने घर लौट चुका है। भोला ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, बारिश हो या न हो, राकेश के खेतों को नुकसान न हो। लेकिन साथ ही उसने संतोष भी महसूस किया कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। भोला अपनी झोंपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा था। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और हवा धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसकी झोंपड़ी इतनी छोटी थी कि पूरा परिवार उसमें एक साथ लेट नहीं सकता था, इसलिए वह बाहर ही सोने पर मजबूर था। आधी रात का समय था जब अचानक बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। भोला हड़बड़ाकर उठा और इधर-उधर देखने लगा। बारिश अब तेज होने लगी थी और दूर कहीं बिजली की तेज चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
उसकी हलचल से झोंपड़ी के अंदर सो रही गीता की भी आंख खुल गई। उसने भोला को फावड़ा लेकर बाहर जाते देखा तो घबराकर पूछा, इतनी रात को फावड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? भोला ने बारिश की ओर इशारा करते हुए कहा, भाग्यवान राकेश के खेत की मेड़ बनाने जा रहा हूँ। अगर मेड़ अभी ठीक नहीं की तो उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। गीता ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? राकेश खुद अपने खेत की मेड़ ठीक कर लेगा। इतनी तेज बारिश और कड़कती बिजली में बाहर जाना ठीक नहीं। भोला ने गीता के कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा, भाग्यवान राकेश मेरा मित्र है। उसका खेत मेरे खेत जितना ही कीमती है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यही तो दोस्ती का धर्म है। गीता ने दृढ़ता से कहा, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतनी रात को और इस भयानक मौसम में मैं तुम्हें अकेले खेत पर नहीं जाने दूंगी। भोला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं गीता, तुम यहीं रहो और बच्चों का ख्याल रखो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं ठीक हूँ, बारिश और बिजली से डरने वाला नहीं हूँ। जल्दी से मेड़ ठीक करके लौट आऊंगा। गीता ने अनमने मन से उसे जाने दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। भोला फावड़ा लेकर तेज बारिश में खेत की ओर बढ़ गया। भोला बारिश में भीगते हुए तेजी से राकेश के खेत की ओर भागा। खेत में पहुंचते ही उसने देखा कि तेज बारिश की वजह से मेड़ जगह जगह से टूट चुकी थी और पानी तेजी से बह रहा था। बिना कोई समय गंवाए भोला ने फावड़ा उठाया और मेड़ ठीक करने में लग गया। बारिश इतनी तेज थी कि हर बार बनाई गई मेड़ टूट जाती, लेकिन भोला हार मानने वालों में से नहीं था। उसने रात भर मेहनत की, शरीर की थकावट और ठंड की परवाह किए बिना। बारिश रुकने तक भोला मेड़ बनाने में जुटा रहा। पूरी रात खेत के लिए लड़ते लड़ते जब आखिरकार मेड़ पूरी तरह से तैयार हो गई तो थकान से चूर भोला वहीं मिट्टी पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह जब राकेश उठा और बाहर आकर देखा कि रात में भारी बारिश हुई है तो वह घबरा गया। उसे चिंता सताने लगी कि उसका खेत बर्बाद हो गया होगा। बेचैन होकर वह खेत की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें नम हो गईं। उसका खेत पूरी तरह सुरक्षित था। पानी मेड़ के बाहर ही रुका हुआ था और उसका खेत हरा भरा लग रहा था। वहीं खेत के किनारे भोला मिट्टी में लेटा हुआ गहरी नींद सो रहा था। राकेश तुरंत समझ गया कि यह सब भोला की वजह से संभव हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया भोला, अरे उठो, देखो सुबह हो गई। राकेश ने भोला को हिलाते हुए कहा। भोला आंखें मलते हुए उठा। अरे राकेश, तू यहाँ रो क्यों रहा है भाई? राकेश ने गले लगाते हुए कहा, भैया मुझे लगा कि रात की बारिश में मेरा पूरा खेत बर्बाद हो गया होगा, लेकिन तुमने मेरी फसल बचा ली। अगर तुमने रात भर जागकर मेड़ नहीं बनाई होती तो मेरी फसल का नुकसान ऐसा होता कि मैं उसे कभी नहीं भर पाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भोला मुस्कुराते हुए बोला। अरे भाई, मेरे होते हुए तेरा नुकसान कैसे होने देता? दोस्ती का यही तो धर्म है। तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तेरी फसल सुरक्षित रहेगी। तभी गांव के कुछ और लोग वहां आ पहुंचे और भोला की ओर देखते हुए बोले, भोला भैया, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सच में बड़े दिलवाले हो। तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो, इसी वजह से गांव में तुम्हारी इज्जत सबसे अलग है। भोला झेंपते हुए बोला, अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, फर्ज तो सब निभाते हैं भैया, लेकिन तुम्हारे जैसा निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता। अब तुम घर जाओ और आराम करो। आज हम सब मिलकर तुम्हारे खेत का काम पूरा करेंगे। भोला ने सभी का धन्यवाद किया और घर की ओर बढ़ गया। भोला खेत से लौटकर घर आया, लेकिन रात भर की बारिश और मेहनत ने उसकी तबीयत बिगाड़ दी थी। उसकी पत्नी गीता उसकी हालत देखकर चिंता में पड़ गई और उसकी देखभाल करने लगी।
भोला चुपचाप लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था कि उसने अपने दोस्त राकेश की मदद कर दी। इसी बीच गांव के एक किसान मोहन के जीवन में एक और कठिनाई सामने आ रही थी। मोहन अपनी मेहनत से उगाई गई फसल लेकर गांव के जमींदार के पास बेचने पहुंचा, ताकि अपनी बेटी की शादी के लिए जरूरी पैसे जुटा सके। उसकी फसल बारिश में भीग गई थी, लेकिन मोहन को उम्मीद थी कि जमींदार उसे उचित दाम देगा। जमींदार ने फसल को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, इस फसल का तो कोई मोल ही नहीं है। मैं तुझे 10 रुपए की जगह सिर्फ 5 रुपए दूंगा। इससे ज्यादा की तो यह फसल है ही नहीं। मोहन को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, जमींदार साहब, यह गलत है। मेरी फसल का इतना कम दाम लगाना उचित नहीं। फसल बस भीगी हुई है, इसे धूप में सुखा लिया जाए तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी की शादी सिर पर है, कृपा करके इसका सही मूल्य दे दीजिए। जमींदार ने ठहाका लगाते हुए गांव वालों की ओर इशारा किया। देखो भाई, यह आदमी मुझसे भीगी हुई फसल के अच्छे दाम मांग रहा है। यह मजाक नहीं तो और क्या है। सुन मोहन, या तो 5 रुपए में अपनी फसल बेच दे, वरना इसे लेकर यहाँ से निकल जा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ पल तक जमींदार को देखता रहा, फिर अपनी मजबूरी को याद करके धीरे से कहा, ठीक है साहब, मुझे यह दाम मंजूर है। मोहन ने फसल को बेच दिया और जो पैसे मिले उन्हें हाथ में लेकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों में बेटी की बारात का दृश्य घूमता रहा। वह सोचता रहा कि चाहे जितना भी अपमान सहना पड़ा हो, उसकी बेटी की शादी हर हाल में होनी चाहिए। बारात आने में बस कुछ दिन ही बचे हैं, उसने अपने आप को समझाते हुए कहा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पैसे थमाए और मजबूती से बोला, जितना भी है इन्हीं से काम चलाना होगा। भगवान की कृपा रही तो सब ठीक होगा। लेकिन उसके चेहरे की थकान और दिल का दर्द साफ झलक रहा था। गांव के अन्य लोग यह अन्याय देखकर कुछ नहीं कर सके। जमींदार की ताकत और किसानों की मजबूरी का यह दृश्य सभी के लिए आम था। मोहन की बेपसी उस व्यवस्था का प्रतीक थी जिसमें मेहनतकश किसान अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए तरसते थे। तबीयत ठीक होने के बाद भोला खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं सका। काम की चिंता और दोस्ती का खिंचाव उसे राकेश के घर खींच ले गया। वह राकेश के घर के दरवाजे पर खड़ा होकर जोर से आवाज लगाने लगा, राकेश, अरे ओ राकेश, बाहर आओ जल्दी। राकेश अंदर से हड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। भोला को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे भोला भैया, आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? भोला ने ठेठ अंदाज में कहा, यार राकेश, मुझे खेत में जुताई के लिए पुराने कपड़े चाहिए। मेरे पास जो कपड़े हैं वो नए हैं, शादी ब्याह में पहनने लायक। खेत की मिट्टी में उन्हें खराब नहीं करना चाहता। राकेश ने हंसते हुए कहा, भैया पुराने कपड़े चाहिए? क्यों नहीं, बस अभी लाया। हाँ जल्दी से ले आओ, फिर मेरे साथ खेत पर चलो, भोला ने उतावलेपन में कहा। राकेश अंदर गया और कुछ ही देर में अपने पुराने कपड़े लेकर बाहर आया। ये लो भैया, अभी तो यही है मेरे पास। भोला ने कपड़ों को देखते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बढ़िया है। चलो अब देर न करो, जल्दी से खेत पर चलते हैं। दोनों रास्ते भर बातें करते हुए खेत पर पहुंचे। खेत की मिट्टी भीगी हुई थी, लेकिन बारिश अब थमी-थमी सी थी। दोनों ने मिलकर जुताई का काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद आसमान से हल्की हल्की बारिश की फुहारें फिर से गिरने लगी। बूंदों के गिरने की आवाज और मिट्टी की सौंधी महक ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। बारिश से बचने की बजाय भोला और राकेश ने खेत में ही जुताई जारी रखी। पास ही गांव के बच्चे बारिश के पानी में खेल कूद रहे थे। वे छोटे छोटे गड्ढों में भरे पानी में कूदते, छीनते, उछालते और ठहाके लगाते। उनकी मासूम हंसी और मस्ती देखकर भोला भी मुस्कुरा उठा। राकेश ने हंसते हुए कहा, भैया देखो बच्चे कितने खुश हैं।
शायद बारिश से हम सबको यही सीखना चाहिए, हर हाल में मस्ती करना, भोला ने फावड़ा चलाते हुए जवाब दिया। सही कहा राकेश, खेत में मेहनत भी मस्ती ही है। बारिश और मिट्टी के साथ मिलकर काम करना अपने आप में एक त्योहार जैसा लगता है। दोनों दोस्त बारिश की फुहारों में भीगते भीगते जुताई का काम करते रहे। उनकी मेहनत और दोस्ती उस दिन खेत में भी रंग भर रही थी और पास खेलते बच्चों की खिलखिलाहट ने इस दृश्य को और भी सुंदर बना दिया। मिट्टी और बारिश में काम करते हुए दोनों की मेहनत अपने चरम पर थी। तभी राकेश की नजर अचानक भोला की धोती पर गई। धोती से कुछ रस्सी जैसा लटक रहा था जो हवा में हल्का सा हिल रहा था। राकेश के दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि शायद यह कोई सांप हो। वह घबरा गया और पास पड़ी एक छड़ी उठा ली। भैया रुको, तुम्हारी धोती में सांप है, मैं इसे निकालता हूँ, कहकर उसने बिना सोचे समझे धोती पर वार कर दिया। भोला चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक राकेश की छड़ी के झटके से उसकी धोती जमीन पर गिर चुकी थी। भोला ने घबराकर कहा, अरे राकेश, ये क्या किया तुमने, मेरी धोती ही खोल दी। राकेश छड़ी से धोती की तरफ इशारा करते हुए बोला, भैया इसमें सांप था, देखो कहीं इधर उधर न चला जाए। भोला ने ध्यान से देखा तो वहां सांप जैसा कुछ नहीं था, बल्कि धोती का एक कोना ही रस्सी जैसा लग रहा था। तभी पास में खेलते हुए बच्चे यह दृश्य देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे भोला काका की धोती मिल गई, कहकर एक शरारती लड़के ने धोती उठा ली और दूसरे बच्चों के साथ भागने लगा। भोला ने देखा कि उसकी धोती अब बच्चों के हाथों में है और वह खुद निक्कर में रह गया है। बारिश और मिट्टी से भीगी हुई उस निक्कर पर मिट्टी के धब्बे जगह जगह लगे हुए थे। भोला पहले तो बच्चों की इस शरारत पर भौचक्का रह गया, फिर गुस्से और शर्म के मिश्रण में चिल्लाने लगा, अरे रुक जाओ तुम लोग, धोती वापस दो नहीं तो तुम सबको पकड़ पकड़ कर धो डालूंगा। बच्चे ठहाके लगाते हुए खेत में इधर उधर भागने लगे। भोला भी अपनी गिरी हुई इज्जत बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। वह एक हाथ से अपनी निक्कर पकड़े हुए था ताकि वह भीगने के कारण गिर न जाए और दूसरे हाथ से बच्चों की ओर लपकता। खेत की गीली मिट्टी में बार बार फिसलते गिरते पड़ते भोला का यह नजारा इतना मजेदार था कि राकेश अपनी हंसी रोक ही नहीं सका। वह पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, भैया तुम बच्चों के पीछे भाग रहे हो या ये बच्चे तुम्हारे पीछे भागा रहे हैं? आज तो तुमने हमारी भी खूब मस्ती कराई। बच्चे पूरे खेत में भोला को इधर उधर दौड़ाते रहे। भोला कभी गड्ढे में गिरता, कभी मिट्टी से सना हुआ उठता, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार जब भोला थककर एक जगह बैठ गया तो बच्चों ने हंसते हंसते उसकी धोती वापस कर दी। राकेश उसके पास आकर बोला, भैया क्या हुआ, बच्चों को पकड़ नहीं पाए, ये लो तुम्हारी धोती। भोला हांफते हुए बोला, अरे ये बच्चे तो बड़े शैतान हैं और तुम तो उनसे भी बड़े शैतान निकले। मेरे ऊपर हंसते हंसते पेट दर्द करवा लिया होगा, है ना? राकेश ठहाका लगाकर बोला, सच कहूँ भैया, पहली बार तुम्हें ऐसे भागते देखा है। इतना मजेदार दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। तुम तो खुद बच्चों से भी ज्यादा मस्ती कर रहे थे। भोला भी अपनी हालत देखकर खुद पर हंसने लगा। फिर धोती पहनते हुए बोला, ठीक है, मजे ले लिए तुम सबने, अब काम पर ध्यान दो। खेत का बचा हुआ काम जल्दी खत्म करना है। राकेश और बच्चों ने हंसते हंसते वादा किया कि अब वे काम में मदद करेंगे। लेकिन उस दिन भोला की यह दौड़ भाग और हंसी मजाक गांव में हर किसी के लिए यादगार बन गई। एक शांत रात थी। चांदनी के उजाले में भोला अपनी झोंपड़ी के बाहर खाट पर सो रहा था। आसपास की झाड़ियों से झींगुरों की आवाज आ रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक भोला की नींद खुल गई। उसे दूर खेत से फसल काटने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत चौकन्ना हो गया और उठकर बैठ गया। उसकी हलचल से उसकी पत्नी गीता की भी नींद टूट गई। गीता ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे अचानक क्यों उठ गए? भोला ने इशारा करते हुए कहा, भाग्यवान सुनो,
खेत से फसल काटने की आवाज आ रही है। मुझे लगता है कोई हमारी फसल चुरा रहा है। मुझे जाकर देखना होगा, गीता ने घबराकर कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है। भोला ने कुछ पल सोचा और फिर हामी भर दी। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, समय बिल्कुल नहीं है। दोनों ने झोंपड़ी का दरवाजा बंद किया और अंधेरे में टॉर्च लेकर खेत की ओर दौड़ पड़े। खेत के पास पहुंचकर भोला ने देखा कि एक आदमी झुका हुआ उसकी फसल काट रहा है। उसके चारों ओर गेहूं के पौधे कटे हुए पड़े थे। भोला ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया बिना कोई शोर किए। उसने उस आदमी को ध्यान से देखा। गीता जो भोला के ठीक पीछे खड़ी थी, ये सब देखकर क्रोध से भर गई। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया, अरे चोर, रुक जा, यह फसल हमारी है। भोला ने तुरंत मुड़कर गीता को शांत करते हुए कहा, भाग्यवान, कुछ मत बोलो, चुप रहो, चलो घर वापस चलते हैं। गीता अवाक रह गई। उसने भोला की आंखों में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा था। भोला ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर की ओर खींचा। घर पहुंचकर गीता गुस्से से फट पड़ी। कैसे आदमी हो तुम भोला? चोर तुम्हारी मेहनत की फसल काट कर ले गया और तुमने उसे रोकने के बजाय मुझे यहाँ वापस ले आए। क्या तुम्हें अपनी मेहनत की कोई कद्र नहीं? भोला ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने गीता को समझाने की कोशिश की, भाग्यवान, तुम्हारा गुस्सा सही है। मुझे मालूम है कि फसल हमारी मेहनत की कमाई है, लेकिन जो आदमी फसल काट रहा था वह कोई चोर नहीं था। वह हमारे गांव का ही एक मजबूर इंसान था। गीता ने तुनक कर कहा, ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जो किसी को चोरी करने पर मजबूर कर दे? भोला ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मजबूरी कभी भी किसी को सही गलत का फर्क समझने का मौका नहीं देती। मैंने उसकी आंखों में उसकी लाचारी देखी। वो अपनी जरूरतों के लिए हमारी फसल काटने आया था, न कि हमारी मेहनत को बर्बाद करने। मुझे यकीन है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं उसे रोकता तो शायद वह और बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। गीता चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर असमंजस साफ था। भोला ने उसकी तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं यह सब तुम्हें कल सुबह समझाऊंगा। अभी तुम सो जाओ। गीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और भोला के प्रति हल्की नाराजगी थी। उधर भोला चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उस रात की खामोशी में केवल उनके मन के सवाल और खेत से दूर होती फसल काटने की आवाजें गूंज रही थी। अगले दिन गांव का बाजार गुलजार था। हर ओर किसानों के बैलगाड़ी पर लदी फसलें दिखाई दे रही थी। किसान अपनी मेहनत की कमाई को बेचने के लिए बाजार में जुटे थे। उस भीड़ में मोहन भी आया, लेकिन उसके साथ कोई बैलगाड़ी नहीं थी, बस एक छोटी सी गठरी थी जिसमें थोड़ी सी फसल थी। गांव वाले उसे देखते ही कानाफूसी करने लगे। अरे, मोहन के खेत में तो फसल ही नहीं थी, फिर ये फसल कहां से आई? जरूर कुछ गड़बड़ है, एक किसान ने कहा। मोहन सबकी बातें अनसुनी कर सीधा जमींदार के पास गया। जमींदार ने उसे देखते ही ठहाका लगाया, आओ आओ मोहन, इस बार तो सुना है तुम्हारी फसल बहुत बढ़िया हुई है। लाओ दिखाओ तो जरा कैसी है। मोहन ने सिर झुकाकर गठरी खोलते हुए कहा, जमींदार साहब, इस बार मैं अपनी फसल 10 रुपए के हिसाब से ही बेचूंगा। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी फसल वाकई अच्छी है। जमींदार उसकी बात सुनकर गुस्से से उबल पड़ा। झूठ बोलता है नालायक, तुझे लगता है मुझे तेरी सच्चाई पता नहीं? तूने अपने खेत में कुछ भी नहीं उगाया। मैं जानता हूँ, ये फसल तूने भोला के खेत से चोरी की है। मोहन घबरा गया। उसकी आंखें डर और शर्म से भर गईं। उसने कांपते हुए कहा, नहीं जमींदार साहब, ये मेरी ही फसल है, मैंने कोई चोरी नहीं की। जमींदार ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप, तेरे झूठ अब नहीं चलेंगे।
ए गाँव वालों, पकड़ो इसे, ये चोर है, इसे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। गांव वाले मोहन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जमींदार साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी की शादी सिर पर है, मैं मजबूर था। फसल चुराए बिना कोई रास्ता नहीं था। कृपा करके मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं किसी तरह पैसे जुटा लूंगा। जमींदार उसकी हालत देखकर थोड़ा नरम पड़ गया। उसने सख्त आवाज में कहा, देख, मैं तुझे सिर्फ तेरी बेटी की शादी तक का समय दे रहा हूँ। अगर इस समय में तूने पैसे नहीं लौटाए तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझा? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, मैं आपकी यह दया कभी नहीं भूलूंगा। जमींदार ने उसे कड़ी नजरों से देखा और कहा, जा अब यहाँ से निकल और अगली बार मेहनत कर, चोरी नहीं। मोहन शर्म और अपराध बोध के साथ बाजार से निकल गया, लेकिन गांव वालों की फुसफुसाहटें और ताने अब भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गांव में कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब सी हलचल मच गई। 2-4 दिनों में गांव के कई घरों से चोरी होने की खबरें आने लगी। किसी के यहाँ गहने गायब थे तो किसी के पास से पैसे। हर कोई हैरान था, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गांव वाले परेशान होकर एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, लेकिन चोर की चालाकी ऐसी थी कि वह हर बार बच निकलता। इधर मोहन के घर का माहौल कुछ अलग था। एक शाम मोहन अपनी झोंपड़ी में अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठा हुआ था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी गठरी निकाली और उसे खोलकर अपनी पत्नी के सामने रख दिया। गठरी में जेवर और पैसे चमक रहे थे। मोहन की पत्नी चौंक गई, यह सब कहाँ से आया? उसकी बेटी ने भी उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या आपने हमारे लिए कोई उधार लिया है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तो जमींदार साहब ने दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी लाडली बेटी की शादी धूमधाम से करना और किसी चीज की कमी मत रखना। यह सुनते ही मोहन की पत्नी और बेटी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसकी पत्नी ने भावुक होकर कहा, जमींदार साहब ने इतना बड़ा दिल दिखाया, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। भगवान उनका भला करे, अब हमारी बेटी की शादी अच्छे से हो सकेगी। मोहन की बेटी ने उत्साह से कहा, पिताजी, अब आप देखना, मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर लगूंगी। हमारी शादी गांव भर में याद रखी जाएगी। मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। वह अपनी पत्नी और बेटी को खुश देखकर कुछ कहने से खुद को रोक रहा था। मोहन की पत्नी ने उत्साह में कहा, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम सब मिलकर शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। मोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह जानता था कि वह अपनी बेटी की खुशी के लिए जो कर रहा है वह गलत है। चोरी के गहने और पैसे अब उसके घर में थे, लेकिन उनकी चमक उसकी आत्मा को अंधेरे में धकेल रही थी। बाहर आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे मोहन के दिल में छाए हुए अपराध बोध के। अंदर उसकी पत्नी और बेटी शादी के सपनों में डूबी थी, इस बात से अनजान कि उनकी खुशियों की नींव झूठ और चोरी पर टिकी है। अगले दिन मोहन की बेटी की शादी पूरे धूमधाम से हो रही थी। गांव के लोग नए कपड़े पहनकर शादी में आए थे। हर तरफ खुशी और गाने बजाने का माहौल था। मोहन की बेटी गहनों से सजी धजी थी। उसने अपनी सुंदर साड़ी पहन रखी थी और मंडप में बैठी हुई थी। गहनों की चमक इतनी थी कि हर किसी की नजरें उन पर टिक रही थी। तभी अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, अरे ये गहने तो मेरे हैं, इनको मैंने पहचाना, ये चोरी के गहने हैं। शोर सुनकर सभी का ध्यान उस ओर गया। एक औरत गुस्से से आग बबूला होकर मंच की तरफ दौड़ती आई। वह सीधा मोहन की बेटी की तरफ इशारा करके कहने लगी, ये गहने मेरी अलमारी से चोरी हुए थे, ये यहाँ कैसे आए? यह सुनकर वहाँ मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई।
चारों ओर कानाफूसी होने लगी। ये कैसे हो सकता है? क्या मोहन ने सचमुच चोरी की? अब तो ये शादी रुक जाएगी। जमींदार भी वहां मौजूद था। उसने स्थिति को गंभीर होते देख कड़क आवाज में कहा, मोहन, ये सब क्या हो रहा है? सच सच बता, ये गहने तेरे पास कहाँ से आए? मोहन पसीने से लथपथ हो गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, जमींदार साहब, ये गहने तो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जुटाए थे, लेकिन भीड़ के दबाव और औरत के आरोपों के कारण जमींदार का गुस्सा भड़क उठा। मोहन, चुप मत रह, सच बता, ये गहने चोरी के हैं या नहीं? मोहन घबराहट में कुछ नहीं बोल पाया। जमींदार ने सख्त फैसला लेते हुए पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। दरोगा ने मोहन को पकड़ते ही पूछा, सच बोल, ये गहने कहाँ से आए? अगर सच नहीं बोला तो डंडे पड़ेंगे। मोहन ने पहले तो सफाई देने की कोशिश की। दरोगा साहब, ये सब गलतफहमी है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे जोरदार डंडा मारा, मोहन की जुबान खुल गई। वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो दरोगा साहब, मैंने ये गहने चोरी किए हैं। मेरी बेटी की शादी थी और मुझे दहेज के लिए पैसे चाहिए थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। दरोगा ने उसकी बात सुनते ही गुस्से से कहा, झूठ बोलता है, ये तेरी आदत बन चुकी है। पहले तूने भोला के खेत से फसल चुराई और अब गहने। जब पकड़ा जाता है तो नई नई कहानियां बना लेता है। भीड़ में खड़े लोग भी मोहन पर ताने कसने लगे, चोर कहीं का, इसकी वजह से हमारी मेहनत और चैन सब बर्बाद हो गया। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। मोहन शर्म से जमीन पर नजरें गड़ाए खड़ा रहा। उसकी बेटी जो अब तक खुश और गर्व से भरी थी, आंसू बहाते हुए अपने गहनों को उतारने लगी। शादी का माहौल जो खुशी से भरपूर था, अब भारी खामोशी और तनाव में बदल गया था। जमींदार ने ठंडी नजरों से मोहन को देखते हुए कहा, मोहन, अगर तुझे मदद चाहिए थी तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? चोरी का रास्ता क्यों चुना? अब तेरी इस हरकत का खामियाजा तेरे परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। मोहन सिर झुकाए सोच रहा था कि उसकी एक गलती ने न केवल उसकी इज्जत बल्कि उसकी बेटी के सपनों को भी बर्बाद कर दिया। मोहन की ऐसी दुर्दशा देखकर भोला से रहा नहीं गया। जब सभी लोग उसे घेरकर ताने कसने लगे तो भोला भीड़ को चीरता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ा। वह पुलिस और जमींदार के सामने खड़ा होकर बोला, दरोगा साहब, मैं जानता हूँ कि मोहन ने मेरी फसल चुराई थी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वह झूठ नहीं बोल रहा। उसकी चोरी की वजह सिर्फ मजबूरी थी, लालच नहीं। भोला की बात सुनकर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, अरे ये क्या कह रहा है? तो किसी और ने ताना मारा, देखो मोहन का वकील बन गया है ये भोला। एक तो इसने इसकी फसल चुराई और ऊपर से ये उसी का साथ दे रहा है। जमींदार ने भोला को घूरते हुए कहा, भोला, क्या तू पागल हो गया है? जिस आदमी ने तुझे नुकसान पहुंचाया उसी के लिए बोल रहा है। लेकिन भोला शांत और दृढ़ रहा। उसने कहा, सुनो गांव वालों, मैं एक दिन मोहन को चोरी का धन और जेवर मंदिर में चुपचाप रखते हुए देख चुका हूँ। वह माता के सामने रोते हुए विनती कर रहा था कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। मैंने उसे वहीं देखा, टूटे दिल और आंसुओं से भरा हुआ। एकाएक सन्नाटा छा गया। भीड़ की कानाफूसी थम गई। भोला ने अपनी बात जारी रखी, मोहन की बेटी के ससुराल वालों ने आखिरी वक्त में दहेज की मांग कर दी। अगर वह उस मांग को पूरा नहीं करता तो उसकी बेटी की शादी टूट जाती। यह उसकी मजबूरी थी। मोहन ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं थी। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, क्या ये सच है मोहन? क्या भोला सही कह रहा है? मोहन ने सिर झुकाकर आंसुओं के बीच हाँ में सिर हिलाया। तभी मोहन की बेटी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। उसने कहा, पिताजी, अगर यह सच है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या आपने सोचा कि मैं अपनी शादी के लिए आपकी इज्जत को उछलते हुए देख पाऊंगी?
मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी जिसमें मेरे पिता को नीचा देखना पड़े। उसकी बात सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। मोहन की बेटी ने अपने जेवर उतारकर एक तरफ फेंक दिए और कहा, अगर मेरी शादी ऐसे लोगों के घर होनी है जो मेरी खुशियों से ज्यादा दहेज को अहमियत देते हैं, तो ऐसी शादी से बेहतर है कि मैं कुंवारी ही रहूं। ससुराल पक्ष के लोग जो शादी में मौजूद थे तमतमाते हुए खड़े हो गए। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, देखो ये लड़की कितनी अभिमानी है, हमने जो मांगा वह तो हर घर में दिया जाता है, इसमें नई बात क्या है। भोला ने गुस्से में उनकी ओर देखा और कहा, दहेज मांगने का यह लालच ही तो सबकी बर्बादी का कारण है। आज एक पिता को अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए चोरी करनी पड़ी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ससुराल पक्ष के लोग तिलमिलाते हुए बड़बड़ाने लगे। मोहन की बेटी ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए जो भी किया वह आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब मुझे किसी लोभी परिवार में शादी नहीं करनी। मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मोहन की बेटी की दृढ़ता और साहस देखकर गांव वाले भी उसकी सराहना करने लगे। जमींदार, जो अब तक कठोर था, थोड़ा नरम पड़ा और बोला, मोहन, गलती तेरी थी, लेकिन तेरी बेटी ने आज तुझे सच्चा सम्मान दिलाया है। ये लड़की किसी भी परिवार का मान बढ़ाएगी। भोला ने मुस्कुराते हुए मोहन से कहा, भाई, कभी कभी इंसान गलत राह पर चल पड़ता है, लेकिन सच्चे इरादे उसे हमेशा सही दिशा में वापस ला सकते हैं। आज तेरी बेटी ने साबित कर दिया कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। गांव वाले ताली बजाने लगे और मोहन की बेटी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, ऐसी बहादुर लड़की पूरे गांव की शान है। भोला ने मोहन की बेटी को देखते हुए एक गहरी सांस ली और पूरे गांव की ओर मुड़कर गर्व से कहा, आज से यह केवल मोहन की बेटी नहीं, बल्कि पूरे गांव की बेटी है। उसकी इज्जत और उसका भविष्य अब हम सबकी जिम्मेदारी है। भोला की यह बात सुनकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। जमींदार भी आगे आया और दरोगा से कहा, दरोगा साहब, मोहन की मजबूरी को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप उसे छोड़ दें, लेकिन इस लड़की के ससुराल वालों ने जो दहेज का लालच दिखाया है, उन पर कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। दरोगा जमींदार की बात मानते हुए ससुराल पक्ष को फटकारते हुए बोला, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। दहेज जैसी घिनौनी प्रथा के चलते एक पिता को चोरी जैसे अपराध तक जाना पड़ा। अब तुम सब थाने में बंद होकर अपनी हरकतों की सजा भुगतोगे। ससुराल पक्ष के लोग घबराकर गिड़गिड़ाने लगे, साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तभी भोला ने बीच में बात संभालते हुए कहा, देखो भाई, गलती सबसे होती है, लेकिन अगर हम उन्हें मौका दें तो शायद वो सुधर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें मौका देना चाहिए ताकि शादी का रिश्ता टूटने से बच सके। यह सुनकर दरोगा ने चेतावनी दी, ठीक है, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो सख्त कार्यवाही होगी। फिर भोला ने मोहन की बेटी के पास जाकर बड़े स्नेह से कहा, बेटी, तुम केवल मोहन की नहीं बल्कि मेरी भी बेटी हो, और एक पिता के नाते मैं तुम्हें अपनी फसल का आधा हिस्सा और कुछ पैसे भेंट स्वरूप देता हूँ। इससे तुम्हारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। भोला का यह त्याग देखकर गांव वाले भावुक हो गए। एक वृद्ध किसान ने आगे बढ़कर कहा, भोला, तुमने जो किया वह हमें भी करना चाहिए। आखिर यह हमारी भी बेटी है। धीरे धीरे पूरा गांव आगे बढ़ा। किसी ने चावल दिए तो किसी ने गहने, किसी ने पैसे दिए तो किसी ने अपनी गाय का दूध। हर किसी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान किया। यह देखकर मोहन की आंखें आंसुओं से भर आईं। जमींदार ने भी उदारता दिखाते हुए कहा, मैं इस शादी के खाने पीने का पूरा इंतजाम करूंगा। मेरी तरफ से यह इस गांव की बेटी के लिए एक छोटा सा योगदान है। कुछ ही घंटों में शादी की तैयारी जोर शोर से होने लगी। गांव के हर घर से लोग मिलकर शादी को भव्य बनाने में जुट गए। जब कुछ घंटों के बाद बारात वापस आई तो उनका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। सब कुछ इतना सुंदर था कि ससुराल पक्ष के लोग भी दंग रह गए।
शादी के अंत में जब मोहन की बेटी की विदाई का समय आया तो मोहन ने भोला का हाथ पकड़कर कहा, भैया तुमने आज जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारा ताउम्र आभारी रहूंगा। तुमने न केवल मेरी बेटी बल्कि मेरी इज्जत भी बचाई है। भोला मुस्कुराते हुए बोला, भाई यह मत सोचो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। यह हमारी बेटी थी और एक पिता को अपनी बेटी की खुशी के लिए जो बन पड़ा बस वही किया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मोहन की बेटी की सिर झुकाकर बोली, आप सबने मुझे जो सम्मान दिया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। आप सभी मेरे परिवार हैं। उस दिन केवल मोहन की बेटी की शादी नहीं हुई बल्कि गांव ने एकजुट होकर यह दिखा दिया कि साथ मिलकर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भोला जो पहले से ही गांव का आदर्श था अब पूरे गांव का नायक बन चुका था।